नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को भारत का संविधान में से चैप्टर 6 न्यायपालिका पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। हमारा पहला प्रश्न यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल हो उसे छांटें। ख. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। ख. न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता। क. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ग्र. न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। इसका सटीक उत्तर है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो बेमेल है वह है गुण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। यह बेमेल इसीलिए है क्योंकि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। यह तबादला भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि 2. क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। इसका सही उत्तर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति सुनिश्चित करना है ताकि न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। हालांकि न्यायपालिका भी संविधान और कानूनों के अधीन होती है और उसे जनता के हितों के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायाधीश अपने निर्णयों में निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। उनका कार्य पारदर्शी, संविधान सम्मत और न्यायिक नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसका उद्देश्य केवल यह है कि न्यायिक कार्यों में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या हस्तक्षेप न हो ताकि न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से किया जा सके। हालांकि न्यायपालिका संविधान और कानूनों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका काम कानून के दायरे में रहकर जनता के हितों की रक्षा करना है और न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी व न्यायिक नैतिकता के अनुसार होनी चाहिए। न्यायपालिका का कार्य पारदर्शी, संविधान सम्मत और न्यायिक नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका, जिसमें राष्ट्रपति और न्यायिक कॉलेजियम की भूमिका होती है, इस प्रक्रिया को राजनीति से दूर रखने में मदद करता है। 2. कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। वे 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय और 62 वर्ष उच्च न्यायालय तक अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हें केवल विशेष प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। 3. तनख्वाह और सुविधाएं। न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं को किसी राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि इन्हें संसद की अनुमति के बिना कम नहीं किया जा सकता। 4. कार्य में हस्तक्षेप पर रोक। कार्यपालिका और विधायिका न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। 5. स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने और कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। यह विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 6. कार्यवाहियों की गोपनीयता। न्यायालय की कार्यवाहियों में गोपनीयता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है ताकि न्यायिक निर्णय किसी बाहरी दबाव के अधीन न हो। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करे और लोकतंत्र के संतुलन को बनाए रखे।
हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन-कौन से हैं? इसका सही उत्तर है, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका, जिसमें राष्ट्रपति और न्यायिक कॉलेजियम की भूमिका होती है, इस प्रक्रिया को राजनीति से दूर रखने में मदद करता है। 2. कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। वे 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय और 62 वर्ष उच्च न्यायालय तक अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हें केवल विशेष प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। 3. तनख्वाह और सुविधाएं। न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं को किसी राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि इन्हें संसद की अनुमति के बिना कम नहीं किया जा सकता। 4. कार्य में हस्तक्षेप पर रोक। कार्यपालिका और विधायिका न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। 5. स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने और कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। यह विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 6. कार्यवाहियों की गोपनीयता। न्यायालय की कार्यवाहियों में गोपनीयता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है ताकि न्यायिक निर्णय किसी बाहरी दबाव के अधीन न हो। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करे और लोकतंत्र के संतुलन को बनाए रखे। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़ें और उनमें निम्नलिखित पहलुओं की पहचान करें। कि मामला किस बारे में है? खे, इस मामले में लाभार्थी कौन है? गे, इस मामले में फरियादी कौन है? घे, सोचकर बताएं कि कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। नीति, किसानों की तरफ से कौन से तर्क दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस से दहानू के किसानों को 300 करोड़ रुपए देने को कहा। निजी कारपोरेट ब्यूरो, 24 मार्च 2005। मुंबई, सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस एनर्जी से मुंबई के बाहरी इलाके दहानू में चीकू फल उगाने वाले किसानों को 300 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। चीकू उत्पादक किसानों ने अदालत में रिलायंस के ताप ऊर्जा संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध अर्जी दी थी। अदालत ने इसी मामले में अपना फैसला सुनाया है। दहानू मुंबई से 150 किमी दूर है। 1 दशक पहले तक इस इलाके को अर्थव्यवस्था खेती और बागवानी के बूते आत्मनिर्भर थी और दहानू की प्रसिद्धि यहाँ के मछली पालन तथा जंगलों के कारण थी। सन 1979 में इस इलाके में ताप ऊर्जा संयंत्र चालू हुआ और इसी के साथ शुरू हुई इस इलाके की बर्बादी। अगले साल इस उपजाऊ क्षेत्र की फसल पहली दफा मारी गई। कभी महाराष्ट्र के लिए फलों का टोकरा रहे दहानू की अब 70% फसल समाप्त हो चुकी है। मछली पालन बंद हो गया है और जंगल विरल होने लगे हैं। किसानों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली राख भूमिगत जल में प्रवेश कर जाती है और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित हो जाता है। दहानू तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने ताप ऊर्जा संयंत्र को प्रदूषण नियंत्रण की इकाई स्थापित करने का आदेश दिया था ताकि सल्फर का उत्सर्जन कम हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्राधिकरण के आदेश के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इसके बावजूद सन 2002 तक प्रदूषण नियंत्रण का संयंत्र स्थापित नहीं हुआ। सन 2003 में रिलायंस ने ताप ऊर्जा संयंत्र को हासिल किया और सन 2004 में उसने प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने की योजना के बारे में एक खाका प्रस्तुत किया। प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र चूंकि अब भी स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए दहानू तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने रिलायंस से 300 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा। इसका सही उत्तर है कि मामला किस बारे में है। यह मामला दहानू के किसानों द्वारा रिलायंस एनर्जी के ताप ऊर्जा संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ दायर अर्जी से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। खा, इस मामले में लाभार्थी कौन है? लाभार्थी दहानू के चीकू उत्पादक किसान हैं, जिन्हें रिलायंस एनर्जी द्वारा
मुआवजे के रूप में 300 करोड़ रुपए दिए जाने का आदेश हुआ है। गे, इस मामले में फरियादी कौन है? फरियादी दहानू के चीकू उत्पादक किसान और पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने ताप ऊर्जा संयंत्र से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ मामला दायर किया है। घ, सोचकर बताएं कि कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। 1. कंपनी यह तर्क दे सकती है कि उसने 2003 में संयंत्र का अधिग्रहण किया और 2004 में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने की योजना प्रस्तुत की। 2. कंपनी यह भी कह सकती है कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना पर काम कर रही है और यह प्रक्रिया समय लेती है। 3. यह भी तर्क दिया जा सकता है कि संयंत्र को चलाने के लिए सरकार और अन्य प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त की गई थी। न, किसानों की तरफ से कौन से तर्क दिए जाएंगे? 1. किसान यह तर्क देंगे कि ताप ऊर्जा संयंत्र के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। 2. यह भी कहा जाएगा कि संयंत्र से निकलने वाली राख और प्रदूषण ने पानी और जमीन को प्रदूषित कर दिया, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 3. किसानों का तर्क होगा कि अदालत और पर्यावरण प्राधिकरण के आदेश के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण इकाई समय पर स्थापित नहीं की गई, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा। हमारा 5वां प्रश्न यह है कि नीचे की समाचार रिपोर्ट पढ़ें और चिह्नित करें कि रिपोर्ट में 5 रिपोर्ट में किस किस स्तर की सरकार सक्रिय दिखाई देती है। को, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की निशानदेही करें। खो, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की कौन सी बातें आप इसमें पहचान सकते हैं। गए, इस प्रकरण से संबद्ध नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करें। सीएनजी मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ स्टाफ रिपोर्टर, द हिंदू, सितंबर 23, 2001 राजधानी के सभी गैर सीएनजी व्यावसायिक वाहनों को यातायात से बाहर करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेंगे। दोनों सरकारों में इस बात की सहमति हुई है। दिल्ली और केंद्र की सरकार ने पूरी परिवहन व्यवस्था को एकल ईंधन प्रणाली से चलाने के बजाय दोहरे ईंधन प्रणाली से चलाने के बारे में नीति बनाने का फैसला किया है, क्योंकि एकल ईंधन प्रणाली खतरों से भरी है और इसके परिणाम स्वरूप विनाश हो सकता है। राजधानी के निजी वाहन धारकों ने सीएनजी के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने का भी फैसला किया गया है। दोनों सरकारें राजधानी में 0.005% निम्न सल्फर डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में दबाव डालेंगी। इसके अतिरिक्त अदालत से कहा जाएगा कि जो व्यावसायिक वाहन यूरो 2 मानक को पूरा करते हैं, उन्हें महानगर में चलने की अनुमति दी जाए। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार अलग अलग हलफनामा दायर करेंगे, लेकिन इनमें समान बिंदुओं को उठाया जाएगा। केंद्र सरकार सीएनजी के मसले पर दिल्ली सरकार के पक्ष को अपना समर्थन देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री राम नाईक के बीच हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। श्रीमती शीला दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार अदालत से विनती करेगी कि डॉ. आर. मशेलकर की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय समिति को ध्यान में रखते हुए अदालत बसों को सीएनजी में बदलने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दे, क्योंकि 10,000 बसों को निर्धारित समय में सीएनजी में बदल पाना असंभव है। डॉ. मशेलकर की अध्यक्षता में गठित समिति पूरे देश के ऑटो ईंधन नीति का सुझाव देगी। उम्मीद है कि यह समिति 6 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के निर्देशों पर अमल करने के लिए समय की जरूरत है। इस मसले पर समग्र दृष्टि अपनाने की बात कहते हुए श्रीमती दीक्षित ने बताया, सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या, सीएनजी की आपूर्ति करने वाले स्टेशनों पर लगी लंबी कतार की समाप्ति, दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में सीएनजी ईंधन जुटाने तथा अदालत के निर्देशों को अमल में लाने के तरीके और साधनों पर एक साथ ध्यान दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीएनजी के अतिरिक्त किसी अन्य ईंधन से महानगर में बसों को चलाने की अपनी मनाही में छूट देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत का कहना था कि टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए भी सिर्फ सीएनजी इस्तेमाल किया जाए। इस बात पर उसने कभी जोर नहीं डाला। श्री राम नाईक का कहना था
कि केंद्र सरकार सल्फर की कम मात्रा वाले डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में अदालत से कहेगी, क्योंकि पूरी यातायात व्यवस्था को सीएनजी पर निर्भर करना खतरनाक हो सकता है। राजधानी में सीएनजी की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होती है और इसमें किसी किस्म की बाधा आने पर पूरी सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसका सही उत्तर है समाचार रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। को सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की निशानदेही करें। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में सीएनजी के अतिरिक्त किसी अन्य ईंधन से बसों को चलाने पर रोक लगाई है। अदालत ने सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए अंतिम तारीख तय की है और सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन निर्देशों का पालन किया जाए। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कानूनों का पालन और व्याख्या करे। खा कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की कौन सी बातें आप इसमें पहचान सकते हैं? 1. कार्यपालिका, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार नीति निर्माण कर रही है, जैसे कि दोहरे ईंधन प्रणाली पर विचार करना और अदालत से राहत मांगने का फैसला। 2. न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है और सीएनजी ईंधन प्रणाली पर निर्देश जारी कर रही है। 3. कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कर रही है, परंतु कुछ मामलों में उसे समय सीमा बढ़ाने या निर्देशों में छूट देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस प्रकरण से संबद्ध नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करें। 1. नीतिगत मुद्दे। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सीएनजी के साथ निम्न सल्फर डीजल को भी परिवहन में उपयोग करने की नीति बनाने का मुद्दा सामने आता है। 2. कानून निर्माण। डॉ. आर. ए. मशेलकर की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय समिति पूरे देश के लिए ऑन्टो ईंधन नीति का सुझाव देगी। 3. क्रियान्वयन। सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाना, सीएनजी की आपूर्ति बढ़ाना और अदालत के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे हैं। 4. कानून की व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल बसों के लिए सीएनजी अनिवार्य है, जबकि टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर इसका अनिवार्य पालन नहीं है। हमारा छठा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथन इक्वाडोर के बारे में है। इस उदाहरण और भारत की न्यायपालिका के बीच आप क्या समानता अथवा असमानता पाते हैं? सामान्य कानूनों की कोई संहिता अथवा पहले सुनाया गया कोई न्यायिक फैसला मौजूद होता तो पत्रकार के अधिकारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती। दुर्भाग्य से इक्वाडोर की अदालत इस रीति से काम नहीं करती। पिछले मामलों में उच्चतर अदालत के न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए हैं उन्हें कोई न्यायाधीश उदाहरण के रूप में मानने के लिए बाध्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत इक्वाडोर अथवा दक्षिण अमेरिका में किसी और देश में जिस न्यायाधीश के सामने अपील की गई है उसे अपना फैसला और उसका कानूनी आधार लिखित रूप में नहीं देना होता। कोई न्यायाधीश आज एक मामले में कोई फैसला सुनाकर कल उसी मामले में दूसरा फैसला दे सकता है और इसमें उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इसका सटीक उत्तर इस कथन में इक्वाडोर की न्यायिक प्रणाली के कुछ पहलुओं की चर्चा की गई है जो इसे अन्य देशों की न्यायिक प्रणालियों से अलग बनाती है। अब हम इक्वाडोर और भारत की न्यायपालिका की तुलना करें। समानताएं। 1. अदालत की स्वतंत्रता। दोनों देशों में न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं और नियम होते हैं। असमानताएं। 1. पूर्ववर्ती फैसलों का पालन। प्रेसिडेंट सिस्टम। भारत में एक स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें निचली अदालतें उच्चतर अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों का अनुसरण करती हैं। इसे न्यायिक मिसाल जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के फैसले देश भर की निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इक्वाडोर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखाया गया है क्योंकि वहां न्यायाधीश पूर्व के फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2. लिखित निर्णय। भारत में न्यायाधीशों को अपने फैसले का लिखित आधार देना अनिवार्य होता है। हर मामले में न्यायाधीश को निर्णय का कानूनी आधार स्पष्ट रूप से लिखना होता है। इक्वाडोर के मामले में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे फैसलों की पारदर्शिता कम हो सकती है।
3. निरंतरता और स्थिरता। भारत की न्यायिक प्रणाली में एक ही प्रकार के मामलों में एक समान फैसले देने का प्रयास किया जाता है, जबकि इक्वाडोर में एक न्यायाधीश एक ही मामले में विभिन्न समय पर अलग अलग फैसले दे सकता है और उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि वह क्यों बदल रहा है। निष्कर्ष: भारत की न्यायिक प्रणाली ज्यादा संरचित और पारदर्शी है, जहां फैसलों का आधार स्पष्ट रूप से लिखित होता है और निचली अदालतों के लिए उच्च अदालतों के फैसले बाध्यकारी होते हैं। वहीं इक्वाडोर की प्रणाली में इस प्रकार के मानदंडों की कमी है, जिससे निर्णय प्रक्रिया कम पारदर्शी और अस्थिर दिखती है। हमारा 7वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकार मसलन मिलान कीजिए। मूल, अपीली और परामर्शकारी से इनका सरकार जानना चाहती थी कि क्या वह पाकिस्तान अधिग्रहित जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता के संबंध में कानून पारित कर सकती है। कावेरी नदी के जल विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु सरकार अदालत की शरण लेना चाहती है। बांध स्थल से हटाए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया। इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकार के संदर्भ में दिए गए कथनों का निम्न प्रकार से मिलान किया जा सकता है कि सरकार जानना चाहती थी कि क्या वह पाकिस्तान अधिग्रहित जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता के संबंध में कानून पारित कर सकती है। परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय सरकार को संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर परामर्श दे सकता है। कावेरी नदी के जल विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु सरकार अदालत की शरण लेना चाहती है। मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास सीधे मामलों की सुनवाई का अधिकार है। बांध स्थल से हटाए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया। अपीली क्षेत्राधिकार, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जब किसी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। हमारा 8वां प्रश्न यह है 8. जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है? इसका सही उत्तर है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन समाज के बड़े हितों से जुड़े मुद्दों पर न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। यह खास तौर पर गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके माध्यम से गरीबों को मदद इस तरह से मिल सकती है। 1. मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा, PIL के जरिए गरीबों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। जैसे अगर गरीबों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास या भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, तो PIL के माध्यम से उन्हें इन सेवाओं तक पहुंच दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। 2. सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। कई बार सरकारी योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पाती या भ्रष्टाचार के कारण उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता। PIL के माध्यम से न्यायालय सरकार को इन योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराने के निर्देश दे सकता है। 3. श्रमिकों और श्रम कानूनों का संरक्षण। PIL का उपयोग श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो या मजदूरों का शोषण हो रहा हो। 4. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। कई बार प्राकृतिक संसाधनों, जमीन, पानी, जंगल का दुरुपयोग गरीबों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। PIL के जरिए इन संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। 5. नागरिक सेवाओं में सुधार। स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी नागरिक सेवाओं की कमी गरीबों पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है। PIL के माध्यम से अदालत सरकार और स्थानीय प्रशासन को इन सेवाओं में सुधार के निर्देश दे सकती है। 6. मानवाधिकारों का उल्लंघन। अगर गरीब समुदायों के खिलाफ पुलिस ज्यादती, अन्याय या मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो PIL का उपयोग करके न्याय की मांग की जा सकती है। हमारा 9वां प्रश्न यह है, क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है?
क्यों? इसका सही उत्तर है हाँ, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विरोध पनप सकता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। 1. अधिकारों की सीमा। कार्यपालिका और विधायिका के पास नीति निर्धारण और प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार होता है, जबकि न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना और उसके अनुपालन की निगरानी करना है। न्यायिक सक्रियता के दौरान न्यायपालिका कभी-कभी उन मामलों में हस्तक्षेप करती है जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इससे अधिकारों की सीमा का उल्लंघन महसूस हो सकता है। 2. नीतियों में हस्तक्षेप। जब न्यायपालिका किसी सरकारी नीति या कार्यकारी निर्णय को बदल देती है या उसमें सुधार का आदेश देती है, तो कार्यपालिका इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी मान सकती है। इससे दोनों शाखाओं के बीच तनाव बढ़ सकता है। 3. लोकतांत्रिक संतुलन। न्यायिक सक्रियता कई बार जनता द्वारा चुनी गई सरकार के निर्णयों के विपरीत होती है। इससे कार्यपालिका को यह महसूस हो सकता है कि न्यायपालिका उन फैसलों को पलट रही है जिन्हें जनता के हित में माना गया था। इससे संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। 4. जवाबदेही का मुद्दा। कार्यपालिका और विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि न्यायपालिका का प्राथमिक काम कानून की व्याख्या करना और उसके अनुसार न्याय देना है। जब न्यायपालिका किसी नीतिगत या प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करती है, तो सवाल उठ सकता है कि क्या वह जनता के प्रति उतनी ही जवाबदेह है जितनी कार्यपालिका। हालांकि न्यायिक सक्रियता कभी-कभी आवश्यक भी हो सकती है, जब कार्यपालिका या विधायिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाती या जनहित की अनदेखी करती है। लेकिन इसका संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है ताकि संविधान के तहत संस्थाओं की स्वायत्तता और अधिकार सुरक्षित रहें। हमारा 10वां प्रश्न यह है कि न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप में जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलती है? इसका सही उत्तर है न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से इस रूप में जुड़ी है कि जब कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है या उनके संरक्षण में विफलता होती है, तो न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायिक सक्रियता के तहत अदालतें कभी-कभी उन मामलों में भी हस्तक्षेप करती हैं जो आमतौर पर विधायिका या कार्यपालिका के अधीन होते हैं, विशेष रूप से जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि न्यायालय नए अधिकारों की पहचान कर सकता है या मौलिक अधिकारों की व्याख्या को व्यापक कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय न्यायपालिका ने आरामदायक जीवन का अधिकार राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, सूचना का अधिकार जैसे कई अधिकार न्यायिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता न केवल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है, बल्कि उनके दायरे को भी विस्तारित करती है, जिससे नागरिकों को व्यापक अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलती हैं। अगर आपको राइड बीएनबी या ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट करने में इच्छुक हैं, तो 9588908833 या 933343046060 पर संपर्क करें। ट्रेजर एनएफटी में आप लोगों को बड़े-बड़े सेलिब्रिटी की फोटो को रिजर्व करना है और शाम को उसी फोटो बेच देना है। ट्रेजर एनएफटी आपको 10 से 15% की प्रॉफिट कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं। और राइड बीएनबी में आपको 14 डिजिटल प्लॉट यानी घर हैं, और आप 14 में से जितने अधिक यानी कि ज्यादा घर खरीदिएगा, उतना ज्यादा डॉलर कमाकर ट्रस्ट वॉलेट पर लाकर आप बाइनेंस पर सेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उपयुक्त नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर AI आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।